कहानी की शुरुआत समुद्र से मिले एक बड़े अंडे से होती है। कुछ युवा समुद्र तट पर फंसे होते हैं और उन्हें वहां की रहस्यमयी रेत से बचना होता है, क्योंकि जो भी उस जमीन को छूता है वह उसमें समा जाता है। कहानी लास वेगास शहर से दूर एक समुद्र तट पर शुरू होती है, जहां युवाओं का एक बड़ा समूह पार्टी कर रहा होता है। वे संगीत, पेय पदार्थों और मजेदार चुनौतियों का आनंद ले रहे होते हैं। गिरोह का एक सदस्य मिच सबको अपना मोबाइल फोन दूर रखने के लिए कहता है और वादा करता है कि पार्टी खत्म होने पर वे फोन लौटा देंगे। इस बीच वेंस और गिलबर्ट को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने भेजा जाता है। जब वे लौटते हैं तो वे बताते हैं कि उन्हें एक विशाल और अजीब चीज मिली है। उस अजीब चीज का आकार डरावना होता है। जब वे उसे देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन बाकी युवाओं को इसकी परवाह नहीं होती और वे अपनी पार्टी जारी रखते हैं। सुबह होते ही उत्सव खत्म हो जाता है। कुछ युवा थकान के कारण वहीं रुक जाते हैं। पार्टी के दौरान कायली और मिच एक नाव लाइफ बोट में जागते हैं और घर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे टावर से नीचे उतरने वाले होते हैं, कायली देखती है कि एक छोटा पक्षी जमीन में फंस गया है। कुछ ही सेकंड में रेत उसे पूरी तरह निगल लेती है। तभी बाकी समूह भी जाग जाता है। चंदा देखती है कि उसकी दोस्त मार्शा अभी भी लकड़ी की मेज पर बेहोश पड़ी है, लेकिन वे सब साथ निकलना चाहते हैं, इसलिए चंदा उसे जगाने की कोशिश करती है। मार्शा जाग जाती है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर पैर रखने वाली होती है, कायली उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि रेत में कुछ अजीब है, लेकिन मार्शा कायली की बात नहीं सुनती। जैसे ही वह मेज से उतरती है, उसके पैर अचानक फंस जाते हैं, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। धीरे धीरे रेत उसे निगलने लगती है और वह डर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वेंस चिंतित होकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए भागता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, वह खुद भी गिर जाता है और रेत में फंस जाता है। सभी युवा घबरा जाते हैं और वेंस को बचाने का तरीका खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ वेंस मदद के लिए चिल्लाता रहता है। मिच जल्दी से एक लाइफ राफ्ट जीवन रक्षक बेड़ा वेंस की ओर फेंकता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वेंस अब हिल नहीं सकता। कुछ ही पलों में उसका चेहरा रेत में समा जाता है और फिर पूरा शरीर भी उसमें चला जाता है। यह देखकर बाकी सभी डर जाते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे क्या हो रहा है और वे वहां से कैसे भाग सकते हैं। घबराए हुए रोनी को शक होता है कि यह समुद्र तट सरकार द्वारा किए गए किसी अजीब वैज्ञानिक प्रयोग या जहरीले रसायनों के असर से प्रभावित हो सकता है। जोएन को लगता है कि रोनी की बात सही नहीं हो सकती। वह मानता है कि यह किसी तरह का हादसा हो सकता है, जिसमें ऐसी कोई चीज हो जो इंसानी त्वचा को घुला सकती है। वह सोचता है कि अगर वे रेत को खोदने में सफल हो जाते हैं तो शायद वेंस को बचाया जा सकता है, लेकिन चंदा सुझाव देती है कि उन्हें पुलिस को फोन करके मदद मांगनी चाहिए। यह सुनकर गिलबर्ट कहती है कि उनके मोबाइल फोन अभी भी काम कर रहे होंगे और पूछती है कि वे कहाँ हैं। लेकिन समस्या यह थी कि मिच ने सभी के मोबाइल कार की डिग्गी में रख दिए थे और कार की बैटरी रात भर हेडलाइट्स जलने की वजह से खत्म हो गई थी। इस बीच कायली सीढ़ी के किनारे जाती है और जैसे ही वह अपना हाथ जमीन के करीब लाती है, वह रेत में अनगिनत टेंटाकल्स, लंबे डरावने सूंड जैसे हाथ देखती है। ये टेंटाकल्स किसी भी जीवित चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय गिलबर्ट जागता है और पाता है कि वह एक धातु के बैरल बड़े ड्रम के अंदर बंद है। उस बैरल के ऊपर कुछ अजीब और डरावने चित्र बने हुए थे, जिससे उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। यह सब देखकर गिलबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और दोस्तों से कहता है कि उसे इस बैरल से बाहर निकालें। वह खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वह बाहर निकला तो रेत उसे भी निगल लेगी। जब गिलबर्ट को अपने दो दोस्तों की मौत के बारे में पता चलता है तो वह बहुत निराश हो जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। मिच उसे समझाता है कि कुछ घंटों में समुद्र का ज्वार बढ़ेगा, जिससे वह सुरक्षित बाहर निकल सकेगा। कायली को मिच की इस बात पर शक होता है और वह उससे सवाल करती है कि क्या ज्वार सच में इतना बढ़ेगा कि गिलबर्ट को बचाया जा सके। मिच धीरे से कहता है कि उसने सिर्फ गिलबर्ट को हिम्मत देने के लिए ऐसा कहा था, ताकि वह घबराए नहीं। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन सभी युवा अभी भी समुद्र तट पर फंसे हुए होते हैं। ये समझ नहीं आता कि वे इस डरावनी स्थिति से कैसे बचें। सूरज की तेज रोशनी में वे सभी बुरी तरह जल रहे थे, क्योंकि उनके पास लाइफ बोट तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। कायली डिब्बों की जांच करती है और माचिस की एक डिब्बी पाती है, जिसे वह किसी आपात स्थिति के लिए बचाने का फैसला करती है। वह कुछ सनस्क्रीन भी उठाती है और जल्दी से अपने दोस्तों को देती है, जो वाहन में फंसे हुए हैं, ताकि वे खुद को सूरज की गर्मी से बचा सकें। युवा लोग घटनाओं का विश्लेषण करते हुए पिछली रात को याद करने लगते हैं। कायली बताती है कि पार्टी में शामिल सभी लोग समुद्र तट पर ही थे। इस बिंदु पर समूह को एहसास होता है कि बाकी सभी लोग पहले ही रेत में समा चुके हैं।
केवल उनका सामान पीछे रह गया है। जॉन गिलबर्ट को सनस्क्रीन देता है क्योंकि वह लगातार धूप में जल रहा था। इसके बाद कायली समुद्र तट का अवलोकन करती है और देखती है कि वेंस और गिलबर्ट द्वारा लाई गई विशाल वस्तु अब नष्ट हो चुकी है। यह देखकर युवाओं को एहसास होता है कि वह कोई विशाल विदेशी एलियन अंडा हो सकता है जो तब फूटा जब सभी सो रहे थे। यह सुनकर गिलबर्ट हताश हो जाता है और बैरल पर झूलने लगता है, लेकिन कायली उसे शांत करती है और कायली कहती है कि यह जीव शायद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उनके पास बचने का मौका है। उन्हें यह पता लगाना होगा कि यह राक्षस कितनी दूरी तक हमला कर सकता है। कायली एक सॉसेज का पैकेट उठाती है और उसमें से एक टुकड़ा दूर फेंक देती है। जैसे ही वह जमीन को छूता है, रेत उसे तुरंत निगल लेती है। कायली सुझाव देती है कि वे इस प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक कि उन्हें वह सीमा न मिल जाए जहां तक यह प्राणी हमला कर सकता है। मिच एक और सॉसेज फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सीगल समुद्री पक्षी उसे लपक लेता है और गिलबर्ट के सामने ही उसे खाने लगता है। गिलबर्ट इससे नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वे आखिरी सॉसेज फेंकने से पहले कुछ और परीक्षण कर पाएंगे। कायली अपने दोस्त से कहती है कि इसे दूसरी दिशा में फेंक कर कोशिश करें। ऐसा करने पर वे आखिरकार उस सीमा को ढूंढ लेते हैं जहां तक टेंटेकल्स राक्षसी सूंडें नहीं पहुंच सकते। ये देखकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन चंदा उन्हें याद दिलाती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वह कहती है कि सुरक्षित जगह बहुत दूर है और उनके पास वहां तक पहुंचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। चंदा इस बात से गुस्सा हो जाती है कि उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। तभी जोन को एक आइडिया आता है। वह वाहन से एक सर्फ बोर्ड निकालता है ताकि वह सुरक्षित रूप से समुद्र तट तक चल सके। वह धीरे धीरे लकड़ी की मेज के करीब पहुंचने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह बेंच पर अपना पैर रखता है, एक बोर्ड फिसलने लगता है। इससे जोन अपना संतुलन खो देता है और रेत पर गिरने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि जीव के टेंटाकल्स लंबे डरावने हाथ धीरे धीरे जोन तक पहुंच रहे हैं। जोन दर्द से चिल्लाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदता है और लकड़ी की मेज पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसके पेट पर गहरे जख्म हो जाते हैं, जिससे वह दर्द से कराहता हुआ लेट जाता है। सभी दोस्त जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ मिनटों बाद जोन उठने की कोशिश करता है और बैग की जांच करता है। उसे बैग में बड़ी मात्रा में खाना मिलता है। जब वह सारा खाना इकट्ठा कर रहा होता है तो गलती से एक केला नीचे गिर जाता है। जब जोन उसे उठाने के लिए झुकता है तो जोन देखता है कि किसी कारण से टेंटाकल्स केले को पकड़ नहीं पाए। उसे याद आता है कि जहां पिछली रात आग जलाया गया था, वहां यह जीव नहीं आया था। इसका मतलब है कि आग ही एकमात्र चीज है जो इस राक्षस को रोक सकती है। यह सोचकर जोन बिना किसी खतरे के जमीन पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके घाव फिर से खुल रहे हैं, जिससे वह और ज्यादा कमजोर और हताश हो जाता है। कायला देखती है कि जोन की हालत बिगड़ रही है, इसलिए वह उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे समूह के बाकी लोगों के लिए कुछ खाना फेंकना चाहिए ताकि वे भूखे न रहें। जोन अपनी तकलीफ के बावजूद जमीन पर खड़े रहने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों की ओर खाने के पैकेट फेंकता है, लेकिन जैसे ही वह मिच की ओर एक पेय ड्रिंक कैन फेंकने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि उसके घाव फिर से खुल रहे हैं। वह तेज दर्द से कराह उठता है और उसके हाथ से कैन अचानक जमीन पर गिर जाती है। जोन की हालत और बिगड़ जाती है, जिससे वह तेज दर्द में लकड़ी की मेज पर गिर जाता है। तभी मामला और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है। रेत के टेंटाकल्स लंबे डरावने हाथ बोर्डों को दूर धकेल देते हैं, जिससे जोन पूरी तरह गिर जाता है। उसी समय दूसरे टेंटाकल्स वाहन कार पर हमला कर देते हैं, जिससे सभी टायर फट जाते हैं। अब युवाओं के लिए वहां से भागना असंभव हो जाता है। मिच सोचता है कि अगर वे सेलफोन मोबाइल निकालने में कामयाब हो जाएं, तो वे मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। इसलिए चंदा रोनी से कार का ट्रंक डिग्गी खोलने के लिए कहता है। रोनी कार के बम्पर पर संतुलन बनाते हुए ट्रंक तक पहुंचने की कोशिश करती है, जहां सभी मोबाइल रखे हैं। अपनी योजना शुरू करने से पहले रोनी चंदा से कहती है कि उसने एक अलविदा पत्र लिखा है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो चंदा को बहुत सावधानी से वह पत्र उसकी मां को देना होगा। चंदा रोनी को पकड़कर सहारा देता है। रोनी कार के बम्पर पर संतुलन बनाकर ट्रंक को खोलने में सफल हो जाती है, लेकिन समस्या यह होती है कि हर बार जब वह इसे पूरी तरह खोलने की कोशिश करती है तो वह फिसल जाती है और ट्रंक फिर से बंद हो जाता है। फिर भी वे हार नहीं मानते और बार बार इसी रणनीति को दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कायला को एक अच्छा विचार नहीं आता। वह लाइफ सेविंग हुक, बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाला लंबा डंडा लेकर रोनी को पकड़ने में मदद करती है। इसके बाद रोनी एक बार फिर ट्रंक डिग्गी खोलने में सफल हो जाती है। तभी अचानक एक पुलिस कार वहां आ जाती है। पुलिस अधिकारी गुस्से में कहता है कि समुद्र तट बंद है
और उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कायला उसे समझाने की कोशिश करती है कि रेत के नीचे एक खतरनाक जीव है और उसे कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह पुलिसकर्मी से गुजारिश करती है कि वह कार में ही रहे, क्योंकि यही उसके सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। उसी समय गिलबर्ट पुलिसकर्मी से राष्ट्रीय गार्ड सेना को बुलाने की विनती करता है, क्योंकि यह समुद्र तट अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि पुलिस अधिकारी को लगता है कि युवाओं ने कोई नशे वाला रसायन ले लिया है। वह उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कार से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके मजबूत जूतों की वजह से वह रेत में नहीं फंसता और आराम से घूमने लगता है। टेंटाकल्स चुपचाप उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता। फिर वह जमीन पर पड़े जोन के शरीर को देखता है, जो अब खतरनाक संक्रमण, घाव और बीमारी की वजह से बेहद कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ रोनी का हाथ अब भी कार में फंसा हुआ है। वह गिलबर्ट को धातु के बैरल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिलबर्ट बहुत भारी होता है और वह खुद को छुड़ा नहीं पाता। जब उसे एहसास होता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, तो वह कायला और मिच को लाइफगार्ड स्टेशन से नीचे आने के लिए कहता है, ताकि वे कुछ सवालों के जवाब दे सकें। लेकिन हताश कायला समझाने की कोशिश करती है कि कुछ लोग घायल हैं, कुछ बीमार हैं और कुछ पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर भी पुलिसकर्मी उनकी बात अनसुनी कर देता और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। जब कायला और मिच रेत पर जाने से इनकार कर देते हैं, तो पुलिसकर्मी गुस्से में आकर अपना मिर्च स्प्रे निकालता है ताकि उन्हें मजबूर कर सके। लेकिन तभी वह एक चीज गिरा देता है और उसे उठाने के लिए रेत पर झुकता है। उसी समय एक टेंटैकल राक्षसी आकृति उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन के अंदर खींचने लगता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करता है, जिससे वह छूट तो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका हाथ पहले ही उस प्राणी द्वारा निगल लिया जाता है। वह दर्द से चीखता है और बाकी सभी लोग इस भयानक नजारे को डर के साथ देखते हैं। कायला को निराशा होती है कि पुलिसकर्मी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी वह सीढ़ी के अंत तक जाती है, मिर्च स्प्रे उठा लेती है और पुलिसकर्मी को अकेला छोड़ देती है ताकि राक्षस उसे खत्म कर सके। अब उसके पास एक नया हथियार होता है। मिच भागने की एक योजना बनाता है। वह कहता है कि अब उनके पास भागने और मदद बुलाने का एक बेहतर मौका है। वह अपने पैरों के चारों ओर तौलिए लपेट लेगा, क्योंकि मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करके वह प्राणी को अचेत कर सकता है, जिससे उनके पास भागने के लिए पर्याप्त समय होगा। मिच चंदा से कहता है कि वह उसे तौलिए फेंक दे, लेकिन जैसे ही वह तौलिए पकड़ने की कोशिश करता है, रेलिंग का एक टुकड़ा टूट जाता है और वह केबिन से नीचे गिरकर रेत में फंस जाता है। हताश मिच मदद के लिए चिल्लाने लगता है और कहता है कि अब वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वह पूरी तरह से प्राणी के कब्जे में आ जाता है। कुछ ही सेकंड में रेत से निकलने वाले जाल मिच के गले में लिपट जाते हैं और वह अचानक हिलना बंद कर देता है। राक्षस मिच के शरीर को नष्ट कर देता है और वहां सिर्फ एक बड़ा खून का धब्बा रह जाता है। कायला को एहसास होता है कि अगर वे वहीं रुके रहे तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वह खुद को संभालती है और अपने साथियों को शांत करती है ताकि वे भागने की नई योजना बना सकें। जल्दी से कायला रेलिंग का एक और टुकड़ा निकालकर फेंक देती है। चंदा सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा करती है और फिर वह वाहन में कूद जाती है। अपने दोस्त से मिलने के बाद वे रोनी को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। वे उसके घायल हाथ को कपड़े से बांध देते हैं ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। इसके बाद कायला गिलबर्ट को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वे उसे बचा लेंगे। जैसे ही उन्हें बैरल तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलेगा, वे उसे बाहर निकाल लेंगे। गिलबर्ट को बस थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद तीनों ने रेत पर लकड़ी के टुकड़े बिछाए ताकि वे संतुलन बनाए रख सकें। फिर वे धीरे धीरे उस मेज की ओर बढ़ने लगते हैं जहां जोन मौजूद है। अब रोनी आखिरी व्यक्ति होती है जो मंच पार कर रही होती है, लेकिन आधे रास्ते में उसे एहसास होता है कि उसके घाव से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। कमजोरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वह रेत को छूती है, राक्षस के टेंटाकल्स उसे पकड़ लेते हैं। कायला अपने दोस्त को मिर्च स्प्रे से बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टेंटाकल्स फिर भी रोनी को अपनी पकड़ में ले लेते हैं और उसे तेजी से जमीन के अंदर खींच लेते हैं। अब केवल 4 लोग ही जीवित बचे होते हैं और वे अपनी भागने की योजना जारी रखते हैं। चंदा मिच की बनाई गई रणनीति को अपनाती है। वह अपने पैरों पर तौलिए लपेटती है जिन पर मिर्च स्प्रे लगाया गया होता है, ताकि वह सुरक्षित रूप से वाहन की ओर भाग सके। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और गिलबर्ट पूरी तरह से टेंटैकल्स द्वारा निगल लिया जाता है। राक्षस अपने असली रूप में आकर उसे समुद्र तट की ओर खींच लेता है। अपने दोस्त को मरते हुए देखकर चंदा डर और दुख से रोने लगती है। तभी राक्षस इस मौके का फायदा उठाकर वाहन पर हमला कर देता है। हमले की वजह से चंदा वाहन के हुड पर गिरकर
बेहोश हो जाती है। अब तीनों लोग समुद्र तट पर फंसे रह जाते हैं और उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। कायला आखिरकार अपने दोस्त को होश में लाने में सफल हो जाती है। तभी चंदा को एक लाइफ बोट मिलती है जिसे वह जमीन पर फेंक देती है ताकि इसे भरकर रेत पर एक मंच की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जल्द ही चंदा कायला की मेज के पास पहुंच जाती है और लाइफ बोट की मदद से वे जोन को कार तक ले आती हैं, क्योंकि जोन अपनी चोटों की वजह से बहुत कमजोर हो चुका होता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, अचानक जमीन से एक बड़ा टेंटाकल निकलता है और कंपन के कारण कायला लाइफ बोट में गिर जाती है। लेकिन वह जल्दी से कार की छत पर चढ़ जाती है और ईंधन के एक गैलन को पकड़ने की कोशिश करती है। उसी समय टेंटाकल्स एक और हमला करते हैं और गैलन को पकड़कर दूर फेंक देते हैं। फिर भी कायला हार नहीं मानती। वह वाहन से आखिरी गैलन उठाती है और पूरे इलाके में गैसोलीन छिड़क देती है, जिससे कार के चारों ओर ईंधन का घेरा बन जाता है। इससे पहले कि टेंटकल्स अगला हमला कर सकें, कायला माचिस निकालती है जिसे उसने पहले ढूंढा था और ईंधन में आग लगा देती है। आग टेंटाकल्स के शरीर तक पहुंच जाती है जिससे वह जलने लगता है। कायला वाहन में वापस आती है और विशाल राक्षस को जलते हुए देखती है। इसी दौरान वह और चंदा खुद को उन अनगिनत चमकते हुए टेंटाकल्स से बचाने की कोशिश करती हैं जो कार पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ ही मिनटों में प्राणी आखिरकार पीछे हट जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। लेकिन जब वे जोन की तरफ देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वह अब जीवित नहीं है। दुखी होकर वे आंसुओं के साथ अपने आखिरी दोस्त को अलविदा कहती हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वे किसी के आने का इंतजार करें। लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती हैं और एक लंबे भयानक दिन के बाद आराम करने की कोशिश करती हैं। सुबह होते ही एक व्यक्ति वाहन के पास आता है और देखता है कि कार में सभी बेहोश पड़े हैं। वह खिड़की पर दस्तक देता है जिससे लड़कियां जाग जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि वे अब बिना किसी खतरे के रेत पर चल सकती हैं, तो उन्हें राहत मिलती है। इसके बाद वे इस खतरनाक जगह को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।